नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आप सभी का एपीएसटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो दिल्ली सल्तनत पे जो तुगलक वंश के बाद शासन किया जो वंश, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे जो चौथा वंश शासन किया, जिसे हम लोग सैयद वंश के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना खिजर खां के द्वारा किया गया। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा कि तुगलक वंश और तुगलक वंश के बारे में विस्तार से हम लोगों ने समझा। इसके साथ ही साथ तुगलक वंश का जो अंतिम सुल्तान है, उसके साथ ही साथ तुर्क वंश का जो अंतिम तुर्क सुल्तान है जो दिल्ली वंश का, जो नसरुद्दीन महमूद के नाम से जाना जाता है। नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के अंतिम तुर्क सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं, और इसके साथ ही साथ तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा कल, और आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश, कि सैयद वंश की स्थापना खिजर खां द्वारा हुआ, और इसके साथ ही साथ हम लोग लोधी वंश को उससे जोड़ेंगे, सैयद वंश से। और फिर लोधी वंश का जो अंतिम सुल्तान है इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में पराजित करके, और उसकी हत्या होती है बाबर द्वारा, और फिर मुगलों की स्टार्टिंग हो जाती है वहां से। 1526 ईस्वी का समय होता है। तो आज कुल मिलाकर हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? सैयद वंश से। तो आइए देखते हैं सैयद वंश को। सैयद वंश में कुल 4 शासक थे। पहला जो था खिजर खां, दूसरा जो था मुबारक शाह, तीसरा जो था मोहम्मद शाह, और इसके बाद जो शासन किया अंतिम अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिजर खां। क्या था? संस्थापक था सैयद वंश का। सैयद वंश का जो समय है 1414 से 1450-51 तक है। संस्थापक कौन है? खिजर खां। जब तैमूर का भारत पर आक्रमण कर रहा था, तैमूर जब आप बाबर को हम लोग कर रहे होंगे आगे, तो वहां पे देखेंगे तैमूर और चंगेज खां के वंशज से संबंधित है बाबर। तो खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक है। खिजर खां को तैमूर अपना पुत्र कहता था। क्या कहता था? पुत्र कहता था। तो पूछेगा दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान है? पहली बात तो आईएएस प्री में जल्दी इससे क्वेश्चन नहीं बनता है सैयद वंश से। अब पीसीएस में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इससे बनता है, 2 या 3 क्वेश्चन अभी आगे हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन एक बार इससे बना आईएएस 1998 में, कि सैयद वंश के किस शासक को तैमूर अपना पुत्र कहता था? तो कौन था? खिजर खां। दूसरा चीज, इसी क्वेश्चन को फिर घुमा के 2001 में पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत के कौन ऐसे सुल्तान थे, या दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान था जिसको तैमूर अपना पुत्र कहता था? तो खिजर खां है। एक क्वेश्चन हो गया। और स्टेट पीसीएस, खासकर यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिजर खां है। और इन दोनों में प्राथमिकता दिया जाए, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में, तो बिहार पीसीएस में सबसे ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, खासकर हिस्ट्री से। 30 से 32 से 38 क्वेश्चन पिछली बार था 2019 वाले में।
इसके बाद देखिए मुबारक शाह, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड देख रहे थे तो वहां पे हम लोग ने देखा कि मेहरौली को ऐबक बसाता है, सीरी को अलाउद्दीन खिलजी बसाता है, तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक, जहां पनाह को मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजाबाद को फिरोज शाह तुगलक। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि दिल्ली शेरशाही से गढ़ी को शेरशाह सूरी, जिसकी आधार दिनपनाह में रख दिया था हुमायूं। तो यमुना नदी के बगल में ही एक शहर बसाया मुबारक शाह, जिसको हम लोग मुबारकाबाद के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सैयद वंश का कौन ऐसा सुल्तान है जो मुबारकाबाद को बसाया, तो मुबारक शाह। ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन। दूसरा चीज, ये मुबारकाबाद के बगल में एक शाहजहानाबाद है, जो आगे हम लोग जब कर रहे होंगे मुगलों को, और वहां पे देखेंगे हम लोग शाहजहां को, तो वहां पे देखेंगे कि मुगलों की अंतिम राजधानी कहाँ थी, तो शाहजहानाबाद इसी के बगल में। तो शाहजहानाबाद को शाहजहां बसाया है, नाम से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो मुबारकाबाद को मुबारक शाह और इसी के बगल में शाहजहानाबाद को बसाया शाहजहां, जो मुगलों की अंतिम राजधानी थी। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह शासक या राजा बनता है। इन्हीं स्थितियों के साथ साथ क्रमबद्ध के रूप में अलाउद्दीन आलम था, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान है। अलाउद्दीन आलम शाह से दिल्ली की जनता असंतुष्ट हो चुकी थी, और इसी का एक सेनापति था जिसका नाम था बहलोल। क्या नाम था? तो बहलोल। बहलोल को दिल्ली की जनता ने कहा कि आओ तुम राजा बनो। बहलोल को निमंत्रण देते हैं सब, बहलोल पहुंचता है दिल्ली और राजा बनता है। यहां से आलम शाह भागकर बदायूं चला जाता है, बदायूं चला जाता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती अलाउद्दीन आलम शाह की, तब तक वो बदायूं में ही रहता है। और बहलोल लोधी यहां से निकलकर लोधी वंश की स्थापना करता है, लोधी वंश की स्थापना करता है। तो इसके साथ ही अब हम लोग क्या देखेंगे? लोधी वंश। तो आइए देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला अंतिम वंश है। क्या है? दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला अंतिम वंश कौन सा है? तो स्टेट पीसीएस का एक क्वेश्चन है, तो लोधी वंश है। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश है। क्या है? प्रथम अफगान वंश है। लोधी वंश को ही पार्क वंश के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पार्क वंश। लोधी वंश का काल कब से कब तक है? जो 1451 से 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध। लोधी वंश का जो सुल्तान है, लोधी वंश में 3 शासक शासन किए। कौन कौन थे? तो देख लीजिए। पहला जो था बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जो सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया। तो क्वेश्चन बनेगा स्टेट पीसीएस में, आईएएस में भी बन चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन रिपीट होगा नहीं आईएएस में क्वेश्चन। तो पूछा कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान है जो सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया? तो बहलोल लोधी। और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा वंश है जो सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया? तो उसको हम लोग कर रहे होंगे, तुगलक वंश में किए थे। और लोधी का जो बहलोल लोधी है 48 वर्ष तक शासन किया था। ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, वर्ष कभी नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान है
जो सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया, तो है बालोल लोधी। फिर इसके साथ ही साथ इसी स्थिति में बालोल लोधी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया आईएएस में भी, आईएएस में एक बार, पीसीएस में कई बार, कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान है जो अंगरक्षक नहीं रखता था, तो बालोल लोधी है। दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान है जो घोड़ा वोड़ा कुछ भी नहीं रखता था, अंगरक्षक में ही घोड़े आ गए तो नहीं रखता था, तो बालोल लोधी है। इसके साथ ही साथ बालोल लोधी के बारे में यह भी बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान है कि जिसकी प्रजा रूठ जाने पर उसको मनाने उसके घर जाता था और कहता था अगर तुम मुझे राजा के योग्य नहीं समझते तो मुझे राजा से के पद से हटा दो। तो ये बात कौन बोलता था, बालोल लोधी बोलता था। बालोलपुर को कौन बसाया था, बालोल लोधी बसाया था। इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत में, और एक जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे होंगे प्राचीन इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में या प्राचीन भारत में, तो वहां पे हम लोग कर रहे होंगे मौर्य वंश। और मौर्य वंश का एक शासक है जिसका नाम है बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार है, और उसके पुत्र का नाम अशोक है, जो कलिंग विजय करने वाला दूसरा शासक है। पहला शासक महात्मा गांधी, तो उसकी हम लोग की रहेगी एंशिएंट इंडिया में। यहाँ पे सिर्फ नाम उसका याद रखिए, बिंदुसार। बिंदुसार को बिंदुपाल, बिंदुसेन, सिमसेन, सिंहसेन, भद्रसार, अमित्र घात, अमित्र कुर्तस, अमित्र चेतस के नाम से जानते हैं, सब उसी का नाम है। बिंदुसार और बालोल दो ऐसे शासक हैं जो मध्यकालीन भारत में और प्राचीन भारत में, जिनका जन्म सर्जरी के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से हुआ। तो क्वेश्चन ये आईएएस में पूछा गया था कि मध्यकालीन भारत का कौन ऐसा शासक है जिसका जन्म ऑपरेशन या सर्जरी के माध्यम से हुआ, तो बालोल लोधी है। और प्राचीन इंडिया में बिंदुसार। बालोल लोधी का मकबरा, इसका जो मकबरा है कौन बनवाया, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का जो मकबरा इब्राहिम लोधी बनवाया, और इब्राहिम लोधी का मकबरा आगे जब हम लोग कर रहे होंगे तो बाबर बनवाएगा ईंट का। बालोल लोधी के बाद जो शासन किया सिकंदर लोधी किया। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक है, या सबसे दिग्गज शासक के नाम से लोग जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के कौन ऐसे सुल्तान है जिनकी नीतियां समान है, तो एक सिकंदर लोधी और एक एफएसटी करने का मतलब फिरोज शाह तुगलक। क्यों कहा जाता है कि इन दोनों की नीतियां समान है, तो उसने ब्राह्मणों पे कर लगाया जजिया, इसने भी लगाया। उसने ताजिया पर प्रतिबंध लगाया, इसने भी ताजिया पर प्रतिबंध लगाया। उसने भी मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में जाने के लिए मनाही किया, इसने भी किया। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक भी यमुना नदी पर हिंदुओं को नहाने का प्रतिबंध लगाया, इसने भी लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने भी यमुना नदी के बगल में या तट पर हिंदुओं के बाल मुड़वाने पर प्रतिबंध लगाया, इसने भी लगाया। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया। तो पूछेगा कि आगरा शहर को किसने बसाया, तो 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया, और 1506 ईस्वी में उसको राजधानी बनाया। 30 वर्ष तक आगरा राजधानी रही। सिकंदर लोधी के गुरु का नाम जलानी है। कबीरदास इसी के दरबार में रहते थे। गुरुमुखी नाम से कविता कौन लिखता था, तो सिकंदर लोधी लिखता था। बीड़ा वादक के नाम से सिकंदर लोधी को जानते हैं। संगीत प्रेमी के नाम से सिकंदर लोधी को जानते हैं। जब सिकंदर लोधी की मृत्यु होती है तो इसके बाद शासन करता है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम सुल्तान तो है ही, और इसके साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान है। जब 1518 ईस्वी का समय आता है तो इब्राहिम लोधी खतौली या घटौली का युद्ध लड़ता है, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है और राणा सांगा की जीत होती है। इसी स्थिति के साथ साथ जब 1524 ईस्वी का समय आता है तो वहां पे बखरौल का युद्ध लड़ा जाता है। एक तरफ इब्राहिम लोधी और एक तरफ राणा सांगा रहते हैं।
वहां पे इब्राहिम लोदी विजय होता है और राणा सांगा हारते हैं। और यही स्थिति रहती है कि जो पानीपत में प्रथम युद्ध में यही कारण बनता है इब्राहिम लोदी की जीत। इब्राहिम लोदी जब यहाँ पे जीत जाता है तो घमंडी हो जाता है, जिसके कारण राणा सांगा, दौलत खां और आलम खां बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देते हैं और भारत पर आक्रमण करता भी है बाबर। और वही 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध में बाबर विजय होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। और इसके साथ ही साथ 5 मिनट इसके साथ ही साथ इब्राहिम की हत्या कर दी जाती है। जब इब्राहिम की हत्या कर दी जाती है तो दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान है जो रणभूमि में मारा जाने वाला शासक है? तो इब्राहिम लोदी है। तथा पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाना का प्रयोग किया था बाबर। ऐसा नहीं है कि बाबर तोपखाना का प्रयोग पहली बार किया था, भारत में पहली बार किया था। इससे पहले 1519 ईस्वी में भेरा के युद्ध में किया था, लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में पहली बार तोपखाना का प्रयोग किया। जो तोपखाना था वो दुर्ग भेदी और बाभारी के नाम से जाना जाता था। तुलगमा विधि का प्रयोग किया गया था इस युद्ध में। और 1526 के बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वहां पे हम लोग देखेंगे मुगल, कि 1526 ईस्वी के बाद बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो जब हम लोग बाबर कर रहे होंगे तो उसके बाद हम लोग खानवा, चंदेरी और अफगान घाघरा का युद्ध देखेंगे। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बस इसको लिख लेते हैं। इब्राहिम लोदी 3 युद्ध लड़ता है। पहला जो युद्ध होता है खतौली या घटौली का युद्ध होता है। घटौली या खतौली का कब होता है? 1518 में। एक तरफ इब्राहिम लोदी और दूसरे तरफ राणा सांगा। इब्राहिम लोदी की हार होती है, राणा सांगा जीत जाता है। इसी स्थिति के बाद 1524 का समय आता है। इस युद्ध को बकरौल के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें एक तरफ राणा सांगा, एक तरफ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में जीत जाता है बकरौल में और राणा सांगा हार जाते हैं। इसी स्थिति के बाद इब्राहिम लोदी घमंडी हो जाता है। फिर इसके बाद 1526 का समय आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि एक तरफ हेमू रहता है, एक तरफ अकबर रहता है। और फिर पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। एक तरफ सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राय साथ में रहते हैं और एक तरफ अहमद शाह अब्दाली रहता है, जिसमें सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राय मराठा की हार होती है, पेशवाओं की हार होती है। और वहीं पे बोला जाता है कि 2 मोती विलीन हो गए, सोने चांदी इतने लुटाए गए। तो उस युद्ध का वो स्टेटमेंट है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। और यहां से अब मुगलों की स्थापना करता है कौन? बाबर। तो मुगल वंश की स्थापना कौन किया था? तो इब्राहिम लोदी, सॉरी बाबर। और यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और वहां पे देखेंगे मुगलों के बारे में। तो अब लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वहां पे लोग कर रहे होंगे मुगल वंश। और वहां पे हम लोग देखेंगे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब मुगल वंश है। और उसके बाद उत्तर मुगल को देखेंगे हम लोग, बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फारूक सियर, रफीउद्दौला, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और इसके साथ ही साथ अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उम्मीद है मुझे कि लोधी वंश के साथ साथ सैयद वंश भी है, पूरा दिल्ली सल्तनत समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।